नाउ स्टूडेंट्स, कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि हीट एक टाइम में एक ही काम कर सकती है, या तो स्टेट चेंज करेगी या तो वो टेम्परेचर चेंज करेगी। ओके, चलिए अब हम एनसीईआरटी की हेल्प से यहाँ पर मैं रीडिंग भी आपको करता जाऊंगा, बताता भी जाऊंगा कि आपकी बुक में क्या क्या बातें बताई गई हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, जो इंपॉर्टेंट नोट्स होंगे उसको आप अपनी बुक में टिक कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। देखिए, कैन मैटर चेंज इट स्टेट? ठीक है, क्या मैटर का स्टेट चेंज हो सकता है? ठीक है स्टूडेंट्स, हो सकता है। मैंने आपको कल बताया था कि टेम्परेचर और प्रेशर चेंज करके हम मैटर का स्टेट चेंज कर सकते हैं। तो पहले तो हम पढ़ेंगे क्या, टेम्परेचर का इफेक्ट। ओके, ज्यादा हमें टेम्परेचर के बारे में ही पढ़ना है। टेम्परेचर को चेंज करके आप मैटर का स्टेट चेंज कर सकते हैं, सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में, या गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड में। एक एक करके आराम आराम से पढ़ेंगे। चलिए देखिए जरा क्या कह रहा है। कह रहा है वी ऑल नो फ्रॉम आवर ऑब्जर्वेशन दैट वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। आप वाटर को देखते हो, वाटर के 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं। वाटर सॉलिड में भी रह सकता है, सॉलिड फॉर्म में भी। जो आइस होती है वो वाटर का सॉलिड फॉर्म है, पता है आपको। ठीक, लिक्विड फॉर्म में एज अ फेमिलियर विद वाटर। ओके, पानी आप देखते हो, पानी आप पीते हो डेली, ठीक है ना। तो पानी क्या है, वाटर का लिक्विड स्टेट है, और क्या है। ठीक, और वाटर के जो वेपर होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, वाटर के जो वेपर होते हैं, ठीक है ना। वाटर के वेपर के आपने कभी देखे हैं? बिल्कुल देखे होंगे। देखिए, वाटर के वेपर दो तरीके से बन सकते हैं। दोनों बातें कॉपी में नोट करिएगा, इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, अगर मान लीजिए बच्चों आपके पास एक टब है इस तरीके से, या एक बकेट है, ठीक है, ये बकेट है इस तरीके से मान लो। ठीक, अब इसमें पानी भरा हुआ है, या कोई फ्लास्क है इसमें पानी भरा हुआ है। ध्यान से सुन लीजिए, इसमें पानी है। ठीक, तो एक टॉपिक होता है बच्चों आपका, जो आप आगे चल के भी किसी चैप्टर में पढ़ोगे। एक तो होता है इवेपोरेशन, ध्यान दीजिएगा जरा। एक क्या होता है, इवेपोरेशन। अब ये क्या होता है समझो जरा। इवेपो, बी ए, इवेपोरेशन। देखो ये क्या होता है आपका। एक तो इवेपोरेशन है, और दूसरा जो आपका टॉपिक है वो बॉइलिंग है। थोड़ा सा यहाँ पे वेपर शब्द का यूज किया तो मुझे याद आया, तो ये मैं डिस्कस करना चाहता हूं आपके साथ। ध्यान से चेक करिए। देखिए, यहां से क्या किया आपने, ये मान लो फ्लास्क है, चलो फ्लास्क में पानी रखा हुआ है। सेकंड केस में पानी की बॉइलिंग कराने जा रहे हैं। अभी बॉइलिंग को डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए आप ये देखो, फ्लास्क को अगर आप बर्नर पे रख दोगे और बर्नर को अगर आप ऑन कर दोगे, क्या होगा। बर्नर पे रख दिया, बर्नर को ऑन कर दिया। ठीक, उससे पहले आप यहां पर आओ, ध्यान से सुनो बच्चों। आपने फ्लास्क को ऐसे ही छोड़ दिया, मान लो सनलाइट में छोड़ दिया। फ्लास्क को आपने सनलाइट में ऐसे खुला छोड़ दिया, बाहर धूप निकली हुई है, वहां पे आपने फ्लास्क को छोड़ दिया, क्या होगा। आप देखोगे धीरे धीरे पानी का लेवल कम हो जाएगा। पहले पानी इस लेवल तक है, फिर यहां तक आएगा, फिर यहां तक, फिर यहां तक। और अगर दोपहर का टाइम है, मई जून का महीना है, तो शाम तक पानी उसमें बचेगा ही नहीं। आप देखोगे तो पानी कहाँ गया। तो जवाब है लेयर बाय लेयर। सुन लो, पानी का जो ऊपर वाला सरफेस था, समझिए जरा, ये सन है, ये सन है। सन से जो लाइट आती है, लाइट में एनर्जी होती है, आपको पता है। उस एनर्जी को वाटर के मॉलिक्यूल्स लेते हैं और अपनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ा लेते हैं। सुन लो ध्यान से, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। सन से जो लाइट आती है ना, उसमें एनर्जी होती है। जैसे ही लाइट पानी पे फॉल करती है, तो वो लाइट में जो एनर्जी होती है, वो एनर्जी कहाँ चली जाती है, पानी के मॉलिक्यूल के पास। और पानी के मॉलिक्यूल को एनर्जी मिल जाए, चाहे सनलाइट से मिल जाए, और चाहे आप नीचे से बर्नर लगा के गर्म कर रहे हो, कैसे भी उसको एनर्जी मिल जाए, ठीक है ना। तो होता क्या है, ये पार्टिकल्स जो होते हैं, पानी के पार्टिकल्स, पानी के जो पार्टिकल्स होते हैं, इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। सुन लो ध्यान से भाई, अगर किसी को कहीं से एनर्जी मिल जाए, पार्टिकल्स को अगर कहीं से एनर्जी मिल जाए, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। तो सनलाइट से इसको काइनेटिक एनर्जी मिल गई, ठीक, या सनलाइट से इसको जो एनर्जी मिली, सन से जो एनर्जी आ रही है, उसको इन पार्टिकल्स ने क्या किया, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में बना लिया अपना, मतलब अपनी काइनेटिक एनर्जी इसकी बढ़ गई। और ये क्या करेंगे, सरफेस को छोड़ के ऊपर जाने लगेंगे। ऐसे एनर्जी मिल रही है ना, तो सरफेस को छोड़ के भाग जाएंगे। सरफेस मतलब समझ रहे हो, ग्लास में आपने पानी देखा है इस तरीके से, तो ग्लास में ऊपर जो सरफेस आपको पानी का दिखाई पड़ता है, उस सरफेस, उस सतह की मैं बात कर रहा हूं। उस सतह पे जो मॉलिक्यूल है वो निकल निकल के भागेंगे। बल्क वाले नहीं भागेंगे। बल्क वाले कौन से, अंदर वाले। सुन लो ध्यान से, यहां जो टॉप पे मॉलिक्यूल, इसको हम बोलते हैं सरफेस मॉलिक्यूल। सरफेस के पार्टिकल हैं या सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं। और अंदर जो पार्टिकल्स हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, बल्क मॉलिक्यूल्स या बल्क पार्टिकल।
तो यहां पर जब धूप में आप पानी को रखते हो बच्चों, ठीक है ना, धूप में जब आप पानी को रखते हो तो इवेपोरेशन होता है पानी का, यानी कि पानी के सरफेस से पार्टिकल निकलते हैं। पहले ऊपर वाले सरफेस से निकल के चले जाएंगे, फिर नेक्स्ट एक लेयर आएगी, उसके सरफेस के पार्टिकल चले जाएंगे, फिर नेक्स्ट सरफेस आएगी उससे, तो ऐसे धीरे धीरे एक बाय एक, वन बाय वन लेयर, धीरे धीरे शाम तक पानी आपका खत्म हो जाएगा, पानी का लेवल कम हो जाएगा। ठीक, तो याद रखिएगा जो इवेपोरेशन हो रहा है मतलब जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं जो पहले लिक्विड स्टेट में थे, यहाँ ये कौन से स्टेट में थे, लिक्विड स्टेट में, एनर्जी मिलते ही ये उड़ जाएंगे इस तरीके से, उड़ने का मतलब है इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, भाग जाएंगे ऐसे, ठीक है ना। तो अब ये चले जाएंगे कहीं एटमॉस्फेयर में ऐसे, और ये यहां पर आके हो गए गैसियस स्टेट में। लेकिन आपने देखा ये जो इवेपोरेशन हो रहा था, इवेपोरेशन को हम लोग डिटेल में नेक्स्ट किसी और चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन आप देखो इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमेना, ये मैं आपको यहां बताना चाहता था, याद रखिएगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इवेपोरेशन कैसा फिनोमेना है, इवेपोरेशन कहीं पे नोट लगा लीजिए कॉपी में, इवेपोरेशन इज a surface phenomena, is a surface phenomena, करेक्ट। लेकिन बॉइलिंग जो होती है, बॉइलिंग आपने पानी की करी होगी, जब आप चाय बनाते हो तो पानी गर्म करते हो, उसमें बुलबुले उठने लगते हैं और कुछ ऊपर निकलता हुआ भी आपको दिखाई पड़ता है वहां पर, ठीक है ना। पानी को आप नीचे से ऐसे गर्म करोगे तो क्या होगा, बर्नर से आप उसको हीट दे रहे हो, तो ये जो बल्क में मॉलिक्यूल्स बैठे हुए हैं बच्चों, इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, सरफेस वालों की भी बढ़ेगी, बल्क वालों की भी बढ़ेगी, सबकी काइनेटिक एनर्जी ऐसे करके बढ़ेगी यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है स्टूडेंट्स। और इनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी ये ऐसे भाग जाएंगे यहाँ से, तो ये पानी की बॉइलिंग है। अभी बॉइलिंग को टेक्निकली हम लोग आगे चल के डिटेल में समझेंगे, अभी बस मैं इतना बताना चाहता हूं कि बॉइलिंग में बल्क मॉलिक्यूल जो होते हैं, ये जो अंदर मॉलिक्यूल इसको हम बल्क मॉलिक्यूल बोलते हैं, बल्क मॉलिक्यूल्स, ठीक। तो बॉइलिंग में बल्क मॉलिक्यूल भी पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक। तो बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमेना, बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमेना। याद रखिएगा ये दो बातें मैं आपको बताना चाहता था, वेरी इंपॉर्टेंट, क्या, इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमेना, बट बॉइलिंग ऑफ द वाटर या बॉइलिंग ऑफ द लिक्विड इज अ बल्क फिनोमेना, ठीक है। इन दोनों बातों को आप एक बार देख लो अच्छी तरीके से, नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं, क्योंकि इसने हमको बोला ना कि जो गैस है ऐसा वाटर वेपर, मतलब वाटर के जो वेपर बन जाते हैं, वाटर के जो वेपर बन जाते हैं, ठीक। तो वाटर के जो वेपर बन जाते हैं वो वाटर का गैसियस फॉर्म है। अब वाटर के वेपर बनने के दो तरीके हैं भाई, या तो इवेपोरेशन हो रहा हो और या तो आप बॉइलिंग कर रहे हो, तो दोनों में अंतर होता है। इवेपोरेशन सरफेस फिनोमेना है, केवल सरफेस के मॉलिक्यूल लेयर बाय लेयर जाते हैं, ठीक ठीक। और बॉइलिंग एक बल्क फिनोमेना है, यानी कि अंदर वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं वो भी आपके काइनेटिक एनर्जी बढ़ा के ऊपर निकल जाते हैं, ठीक। अब चलिए आगे पढ़ते हैं। कह रहा है व्हाट हैपन इनसाइड द मैटर ड्यूरिंग दिस चेंज ऑफ स्टेट, जब चेंज ऑफ स्टेट हो रहा होता है, यानी कि सॉलिड से लिक्विड जा रहा होता है, लिक्विड से गैस जा रहा होता है कोई मैटर, ठीक है ना, जब उसके स्टेट में चेंज हो रहा होता है, तो कह रहा है व्हाट हैपेंस टू द पार्टिकल ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट, जब स्टेट ऑफ चेंज, जब चेंज ऑफ स्टेट हो रहा होता है तो पार्टिकल के जो मैटर है उनके साथ कुछ, सॉरी, मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उसमें कुछ हो रहा होता है, उसमें कुछ चेंजेस हो रहे होते हैं, हाँ हो रहे होते हैं, मैंने आपको बताया है क्या चेंजेस हो रहे होते हैं, मैंने आपको बताया क्लास में क्या चेंजेस हो रहे होते हैं। मैंने कल की क्लास में आपको बताया कि भाई उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कम हो जाएगा, अगर वो सॉलिड से लिक्विड में जा रहे हैं, मान लो सॉलिड से लिक्विड में जा रहे हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता था, याद है, जब एनर्जी मिलती थी, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और तेजी से वाइब्रेट करेंगे और निकल के भाग जाएंगे। यही बातें हमें यहाँ पढ़ाई जाएंगी। कह रहा हाउ डज दिस चेंज ऑफ स्टेट टेक्स प्लेस, ये सॉलिड से लिक्विड में जाना, लिक्विड से गैस में जाना कैसे होता है। कह रहा वी नीड आंसर टू दीज क्वेश्चंस, इजंट इट। कह रहा है क्या इसका आंसर आपको नहीं पता होना चाहिए, पता होना चाहिए भाई। और देखते हैं अगर पता होना चाहिए तो। इसके बाद आपको एक एक्टिविटी दी हुई है, आइए बताते हैं। देखिए इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है टेक अबाउट 150 ग्राम ऑफ आइस इन अ बीकर एंड सस्पेंड अ लेबोरेटरी थर्मामीटर सो दैट इट्स बल्ब इज इन कांटेक्ट विद द आइस, ठीक है भाई। ये एक थर्मामीटर लिया और थर्मामीटर का जो बल्ब है नीचे ये आइस के कांटेक्ट में होना चाहिए, देख सकते हो आप अपनी बुक में फिगर, ठीक है, ताकि आइस का कितना टेम्परेचर है वो ये थर्मामीटर अच्छी तरीके से मेजर कर पाए, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो अब देखो, फिर यहाँ पर क्या है, ग्लास स्टिरर है, ग्लास की रॉड है जिससे आप इसको अच्छी तरीके से स्टिर कर सकते हो, हिला सकते हो ऐसे। नीचे देखिए बर्नर है, ये इसकी फ्लेम है बर्नर की, यहाँ से बर्नर ऑन कर दीजिए, ये स्टैंड लगा हुआ है और थर्मामीटर टेम्परेचर बताएगा, ठीक। तो कह रहा है टेक अबाउट 150 ग्राम ऑफ आइस इन अ बीकर,
लगभग 150 ग्राम आइस लीजिए बीकर में एंड सस्पेंड लेबोरेटरी थर्मामीटर सो दैट इट बल्ब्स इन अ कांटेक्ट विद द आई एज गिवन इन द फिगर 1.6 ठीक है भाई। अब आगे देखो, आगे देखो क्या कहता है। यहां पे देखिए बातें क्या करता है आपसे, कह रहा है स्टार्ट हीटिंग द बीकर ऑन अ लो फ्लेम। ठीक है, ठीक है, तो लो फ्लेम पे, फ्लेम को धीरा करो और स्टार्ट करो हीट करना, इसको करो हीट। चलो, कह रहा है नोट द टेम्परेचर व्हेन द आइस स्टार्ट्स मेल्टिंग। सुनो, आपको दिखाई पड़ेगा कि आइस क्या हो रही है, यहां मेल्ट करना शुरू हो रही है, धीरे धीरे आइस मेल्ट करना शुरू हो रही है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, उसने बोला जब आइस मेल्ट करना शुरू हो रही है तो टेम्परेचर नोट करो किसका, थर्मामीटर का। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, हीट आप दे रहे हो, ठीक है, हीट दे रहे हो मतलब एनर्जी सप्लाई कर रहे हो यहाँ नीचे से, ठीक। तो जब अगर आप हीट दे रहे हो, मैंने आपको बोला था हीट एक टाइम में एक ही काम करती है, या तो हीट क्या करेगी, या तो जो हीट आप सप्लाई कर रहे हो वो हीट की हेल्प से, ध्यान सुन लो, या तो टेम्परेचर राइज होगा, ठीक, यानी कि या तो टेम्परेचर में चेंज होगा, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। चेंज इन टेम्परेचर क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि जरूरी थोड़ी ना कि टेम्परेचर बढ़ रहा हो, टेम्परेचर डिक्रीज भी हो सकता है, क्योंकि कभी कभी जरूरी थोड़ा ना हमेशा हीट आप दोगे। अगर आप हीट बाहर निकाल रहे हो तो रेफ्रिजरेटर में क्या करते हो बताओ आप, पानी को रखते हो, पानी में से हीट कंटेंट बाहर निकलता है ना, रेफ्रिजरेटर का काम ही होता है, रेफ्रिजरेटर हीट देता थोड़ी ना है, कुछ जो मैटर आप रेफ्रिजरेटर में रखते हो उससे वो हीट एक्सट्रैक्ट कर लेता है, निकाल लेता है, तभी तो सामने वाला ठंडा हो जाता है मैटर, जो भी सब्जी वब्जी उसमें रखते हो या जो कुछ भी रखते हो, पानी रखते हो, बर्फ बन जाता है, वो आइस बन जाता है, उसमें हीट कंटेंट निकल जाता है, यानी उसका टेम्परेचर चेंज हो जाता है। तो टेम्परेचर लो से हाई भी हो सकता है, हाई से लो भी हो सकता है, अभी हम लो से हाई की बात कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं ना, अभी आइस को गर्म कर रहे हैं, ठीक। तो हीट एक बार में एक ही काम करेगी, या तो चेंज इन टेम्परेचर करेगी या तो मैटर का स्टेट चेंज करेगी, यानी कि या तो क्या करेगी, चेंज इन द स्टेट ऑफ मैटर, सही है। अब ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, ध्यान से चेक करिए। अब मैं आपको बताता हूं एक बात वेरी इंपॉर्टेंट, जब आइस यहां मेल्ट हो रही है, सबसे पहले आपके पास यहां पर आइस थी ये पूरी इस तरीके से बहुत सारी 150 ग्राम, फिर आपने इसको गर्म करना शुरू किया, थोड़ी थोड़ी आइस मेल्ट हो गई, आइस का जो टेम्परेचर था इतना तो सबको पता होगा, अभी आपके बुक में लिखा उसको हम डिस्कस कर लेंगे, वो आप टेंशन छोड़िए, आप ये सुनिए, जो 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 आइस का टेम्परेचर होता है, या आप इतना समझो कि वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस, इतना भी बस आप समझ लो, अभी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, ठीक। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है आपका, 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस बन जाता है, इतना तो पता होगा, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर सॉलिड में यानी कि आइस में चेंज हो जाता है, इतना तो पता होगा। तो यानी कि आइस का टेम्परेचर भी 0 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, मान लो। तो यहाँ पे आइस का टेम्परेचर कितना था, जो आइस आपने ये आइस पूरी ली थी, इसका टेम्परेचर बताइए कितना था बच्चों, 0 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है ना। अच्छा, अब आप इसको गर्म कर रहे हो, गर्म कर रहे हो लो फ्लेम पे, धीरे धीरे आइस मेल्ट हो रही है, यहाँ पे देखिए ये आइस मेल्ट हो गई इतनी, मान लो, अब दो इसमें मान लो 2-3 पीसेस बचे हुए हैं छोटे छोटे, ये बस इतना। लेकिन आप क्या देख रहे हो कि इस थर्मामीटर का जो टेम्परेचर है वो 0 का 0 ही बना रहता है, अभी भी 0 डिग्री सेल्सियस। फिर ये आइस भी मेल्ट हो गई, मान लो ये वाला टुकड़ा भी मेल्ट हो गया, अब 2 टुकड़े बचे हुए, अभी भी 0 डिग्री सेल्सियस है। ये वाला टुकड़ा जब मेल्ट कर रहा है, जब तक अभी एक टुकड़ा बचा हुआ है बस आइस का, मान लो अभी भी 0 है। अब जब तक ये मेल्ट नहीं कर जाएगा, मतलब जब तक सारा का सारा आइस मेल्ट नहीं कर जाएगा, तब तक टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। मतलब समझो, मतलब पानी, मतलब जब आइस सॉलिड से लिक्विड में जा रही थी, तो नीचे से जो आप हीट सप्लाई कर रहे थे कहां गई वो, टेम्परेचर नहीं राइज कर रहा है, ना 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 ना, टेम्परेचर तो 0 डिग्री सेल्सियस ही है अभी भी बच्चों। पहले वो 0 डिग्री सेल्सियस की आइस थी ऊपर, अब वो पहले वो क्या थी, 0 डिग्री सेल्सियस की आइस थी। पहले बच्चों ये आइस रखी हुई है बहुत सारी, पहले वो 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे रखी हुई आइस थी, अब वो 0 डिग्री सेल्सियस पे रखा हुआ पानी बन गया है। ध्यान से सुन लीजिए, ठीक। तो जो आपने हीट दी वो कहां गई, तो जवाब है इस बार जो हमने हीट दी उसने टेम्परेचर नहीं बढ़ाया, टेम्परेचर नहीं, उसने क्या कर दिया, चेंज इन, उसने टेम्परेचर नहीं राइज किया, उसने क्या किया, चेंज इन द स्टेट ऑफ मैटर, मैटर का स्टेट चेंज हो रहा था, सॉलिड से वो लिक्विड में आ रहा था,
क्योंकि सारा का सारा जो आप हीट दे रहे हो वो कहां खर्च हो गया, खुद सोचो। अभी कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो आइस के पार्टिकल होंगे इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो जैसे आप हीट दोगे तो ये पार्टिकल वाइब्रेट करेंगे और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन धीरे धीरे कम होगा और ये पार्टिकल दूर हो जाएंगे, इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और तेजी से वाइब्रेट करेंगे। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाएगी और ये लिक्विड स्टेट में आ जाएंगे। तो मोटे मोटे शब्दों में बोले तो जो हीट आप सप्लाई कर रहे हो उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक कराने में और पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करने में यूटिलाइज हो जा रहा है। इसलिए जो हीट आपने सप्लाई करी थी वो हीट टेम्परेचराइज नहीं कर रही है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करा रही है और पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी को, मतलब ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल को ज्यादा होगी तो और तेजी से वाइब्रेट कर रहे होंगे। मेनली वो अभी जो काम कर रही है हीट आप सप्लाई कर रहे हो उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक कर रही है, बस ऐसे समझो आप। ठीक, काइनेटिक एनर्जी भी उतनी ज्यादा नहीं बढ़ा रही, बस इतनी बढ़ा रही कि वो और तेजी से वाइब्रेट करें। ऐसे पहले ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहे थे ये पार्टिकल है, अब तेजी से वाइब्रेट कर रहे हैं, इससे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक हो गया उसका, तो टेम्परेचर राइज नहीं कर रहा, अभी स्टेट चेंज हो रहा है सॉलिड से लिक्विड में। ठीक, अब सुनो अब क्या होगा। अब आपकी बुक में एक शब्द का यूज करेगा, मैं आपको पहले ही बता देता हूं, अभी रिपीट होगा तो आपको और अच्छा लगेगा। वो आपसे बात करेगा बच्चों, चलो बाद में ही बात कर लेते हैं, छोड़ो उसको, बाद में बात कर लेंगे, नहीं कंफ्यूज हो जाओगे तुम। ठीक, छोड़ो। तो जो जो कह रहा है उस हिसाब से हम करते जाते हैं, ठीक है ना। देखो, तो उसने हमसे पूछा क्या टेम्परेचर चेंज हो रहा था, नहीं। ये देखो उसने हमसे बोला ना यहाँ पे, कह रहा नोट द टेम्परेचर व्हेन द आइस स्टार्ट मेल्टिंग, जब आइस स्टार्ट कर रही मेल्ट करने पे तो टेम्परेचर नोट करो। कर लो भाई नोट टेम्परेचर, कर लो नोट भाई टेम्परेचर। इसको ना थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं फिर बताते हैं आपको, ए ऐसे थोड़ा छोटा हो जाएगा। हम्म, चलो पहले इसको डिस्कस कर लें, नहीं छोटा हो जाएगा है ना। देखो, तो नोट द टेम्परेचर व्हेन द आइस स्टार्ट मेल्टिंग, सो द आंसर इज 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक, कह रहा नोट द टेम्परेचर व्हेन ऑल द आइस हैज कन्वर्टेड इनटू वाटर, जब सारा का सारा आइस वाटर में कन्वर्ट हो गया, मतलब जैसे ही आइस का जो आखिरी पीस बचा होगा, आखिरी टुकड़ा जो बचा होगा, जब वो पानी में तब्दील हो गया, चेंज हो गया, तब टेम्परेचर नोट करो। तब भी वाटर कितने का, 0 डिग्री सेल्सियस का। अब पहले वो 0 डिग्री सेल्सियस की आइस थी, अब वो 0 डिग्री सेल्सियस का पानी है। अब अगर और टेम्परेचर बढ़ाओ, अगर अब और हीट दोगे तो अब हीट टेम्परेचर को बढ़ाएगी, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, उसको छोड़ो। कह रहा है रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन फॉर दिस कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड, तो सॉलिड से लिक्विड में जो हमने कन्वर्जन किया, तो मैंने आपको बता दिया सॉलिड थी 0 डिग्री सेल्सियस की आइस थी, जब तक सारा आइस 0 डिग्री सेल्सियस के पानी में चेंज नहीं हो जाएगा टेम्परेचर नहीं चेंज होगा, क्योंकि हीट जा रही है मैटर का स्टेट चेंज करने में, यूटिलाइज हो रही हीट। ठीक, तो अब आपको 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर मिलेगा। कैन नाउ पुट अ ग्लास रॉड इन द बीकर एंड हीट व्हाइल स्टिरिंग टिल द वाटर स्टार्ट बॉइलिंग। अब देखो फिर से वही कहानी आगे स्टार्ट कर रहा है। कह रहा अब इसमें एक ग्लास रॉड डालिए और ग्लास रॉड डाल के इस तरीके से इसको अच्छी तरीके से स्टिर करो, हिलाओ। कब तक, जब तक पानी बॉईल ना करने लगे। बॉइलिंग क्या होती है अभी आपको डिटेल में पढ़ाएंगे, टेंशन मत लो। अभी मोटी मोटी बात ये समझो, जब तक पानी में से वेपर ना निकलने लगे, बुलबुले उठते हैं ना पानी, किस तरीके से वेपर निकलता है उसमें से, चाय आपने बनाई होगी घर में। ठीक, तो जब तक पानी बॉईल ना करने लगे तब तक आप क्या करिए, उसको गर्म करते रहिए, है ना। और ग्लास रॉड से स्टिर करते रहो इस तरीके से। ग्लास रॉड से क्यों स्टिर करोगे, ताकि हीट उसमें अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए, ऐसे समझो हर एक पार्टिकल तक हीट अच्छी तरीके से पहुंच जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। कह रहा कीप अ केयरफुल आई ऑन द थर्मामीटर रीडिंग टिल मोस्ट ऑफ द वाटर हैज वेपराइज। अब बताओ क्या रहा होगा, अब बताओ क्या हो रहा होगा। देखो क्या हो रहा होगा, कहीं पे बना दे छोटा सा, समझ जाओगे। कल भी बताया था, आज भी ध्यान से सुन लो। पहले ये 0 डिग्री सेल्सियस की आइस थी, आपने हीट दिया, सारा का सारा आइस चेंज होगा किसमें, पानी में, वाटर में। लेकिन ये वाटर होगा 0 डिग्री सेल्सियस का ही, सारा हीट खर्च हो गया स्टेट ऑफ मैटर को चेंज करने में। अब अगर आप हीट दोगे तो अब इसका टेम्परेचर राइज होगा, सुन लो ध्यान से। अब ये पानी 0 डिग्री सेल्सियस से 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, 4, 5 ऐसे करते 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 सारा पानी पहले पहुंचेगा कहां, ध्यान सुन लेना। सारा पानी पहले पहुंचेगा कहां, 100 डिग्री सेल्सियस पे। अब 100 डिग्री सेल्सियस पे जैसे ही पहुंचेगा, और 100 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, पानी का बॉइलिंग पॉइंट, सुन लो। पानी का मेल्टिंग पॉइंट अभी आपकी बुक में डिस्कस किया है, वो हम आपको भी डिटेल में पढ़ाएंगे, उसको आप टेंशन मत लो। पानी का मेल्टिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट, जो बोलना है बोल दो, भी डिस्कस करेंगे। पानी का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक। और पानी का बॉइलिंग पॉइंट,
पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल करने लगेगा। ठीक, तो अब सुनो, अब 100 डिग्री सेल्सियस पे आ जाता है, अब आप देखोगे पानी वेपराइज करने लगता है, इस तरीके से वेपर बन के उड़ जाएगा, बॉइल करने लगेगा। और मोस्ट ऑफ द वाटर जब इसमें से उड़ जाता है, जब थोड़ा सा ही चाहे पानी बचे, तब भी टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है। वो यही कह रहा है आपसे, कह रहा है नाउ पुट अ ग्लास रॉड इन द बीकर एंड हीट व्हाइल स्टिरिंग द वाटर स्टार्ट बॉइलिंग, कीप अ केयरफुल आई ऑन द थर्मामीटर रीडिंग टिल द मोस्ट ऑफ द वाटर हैज वेपराइज। ठीक है, जब लगभग लगभग पूरा का पूरा पानी वेपराइज हो रहा है, ठीक है, जब थोड़ा सा पानी बचा हुआ है, ये बहुत थोड़ा सा, तब आप थर्मामीटर का टेम्परेचर देखो, तो क्या थर्मामीटर का टेम्परेचर 100 से बढ़ गया है? नहीं। क्यों? क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस का पानी था पहले, और 0 डिग्री सेल्सियस के पानी को जब आप हीट दे रहे थे, तो सारा का सारा हीट अब स्टेट नहीं चेंज कर रहा है, अब सारा का सारा हीट उसका टेम्परेचर राइज कर रहा है, 0 से 1 डिग्री, 1 से 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, करते करते 100। और जैसे ही 100 आ जाता है, जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आ जाता है, अब पानी बॉइल करता है, यानी कि अब पानी बॉइल करके बहुत सारा पानी उड़ जाएगा, वेपर बन के ऐसे उड़ जाएगा, और थोड़ा सा ही पानी इसमें बचा रहेगा, ये इस तरीके से बहुत थोड़ा सा पानी इसमें बचा रहेगा। लेकिन ये जो थोड़ा सा पानी बचा है, इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, यानी कि पानी की जो बॉइलिंग हो रही है वो 100 डिग्री सेल्सियस कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रही है स्टूडेंट्स। अब टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, 100 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि अब जो आप हीट दे रहे हो वो कहां गई? वो गई स्टेट ऑफ मैटर को चेंज करने में। अब लिक्विड से कहां जा रहा है? गैस में। फिर से सुन लो पूरी कहानी, आपको आना चाहिए। 0 डिग्री सेल्सियस का आइस था, गर्म करोगे इसको, हीट दे रहे हो दे रहे हो दे रहे हो, मैं आपको एक बार फिर से पूरी समरी बता देता हूं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये आपके पास आइस है, ठीक, ये क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस की क्या है? आइस है। ठीक, इसको आपने हीट किया, तो पहले बच्चों क्या बनेगा? 0 डिग्री सेल्सियस का पानी बन जाएगा। ये बन गया क्या? 0 डिग्री सेल्सियस का पानी, वाटर। ठीक, तो जितना भी आपने हीट सप्लाई किया है, वो सारा का सारा हीट अभी क्या कर रहा है? स्टेट ऑफ मैटर को चेंज कर रहा है। कैसे चेंज कर रहा है वो अभी आपकी बुक में लिखा है, मैं आपको पढ़ा दूंगा, पढ़ा तो मैंने दिया ही है कि भाई आप जो हीट दोगे उससे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? कम हो जाएगा पार्टिकल्स के बीच में, और तेजी से वाइब्रेट करेंगे, बस, और क्या। ठीक है ना, वो लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। अब ध्यान से सुनो, अब 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर जब आपको मिल गया, अब आप जो हीट दोगे, ये हीट कहां जा रही? अब टेम्परेचर चेंज होगा, चेंज इन टेम्परेचर। अब ये हीट जो सप्लाई कर रहे हो, इट विल चेंज द टेम्परेचर, हीट विल चेंज द टेम्परेचर। मतलब अब 100 डिग्री सेल्सियस का पानी बन गया, पानी है लेकिन कितने का? 100 डिग्री सेल्सियस का पानी। ठीक, 100 डिग्री सेल्सियस का पानी है। अब ये थर्मामीटर लगा था यहाँ, ये थर्मामीटर यहाँ लगा है, ये थर्मामीटर यहाँ लगा है। ठीक, ये थर्मामीटर 0 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा था आइस का, ये थर्मामीटर 0 डिग्री सेल्सियस वाटर का, ये थर्मामीटर 100 डिग्री सेल्सियस वाटर का। यहाँ से यहाँ जाने में जो हीट दिया टेम्परेचर चेंज करेगा, अब जो हीट दोगे वो स्टेट चेंज करेगा। यहाँ से यहाँ जाओगे, तो अब जो आप हीट सप्लाई कर रहे हो स्टूडेंट्स, ये हीट कहाँ यूटिलाइज होगी? चेंज इन स्टेट में। ये 100 डिग्री सेल्सियस का लिक्विड था, वाटर, अब लिक्विड से कहां जाएगा? गैसियस स्टेट में। अब ये कहां जाएगा? गैसियस स्टेट में। तो अब इसमें बहुत थोड़ा सा पानी बचा हुआ है नीचे, इसमें बहुत थोड़ा सा यहाँ पानी बचा हुआ है, बाकी सारा पानी उड़ गया। ठीक है ना, वेपर बन के ये। और अभी भी ये टेम्परेचर कितना शो कर रहा है? 100 डिग्री सेल्सियस का थोड़ा सा पानी बचा हुआ है, लेकिन ये वेपर बन गई, 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइलिंग हो रही है एक तरीके से। पानी का टेम्परेचर क्यों नहीं चेंज हो रहा है? क्योंकि सारा का सारा हीट जो दे रहे हो स्टेट ऑफ मैटर को चेंज करने में यूटिलाइज हो जा रहा है। ठीक, अब इसके बाद कौन सी स्टेट होगी गैस के बाद? तो वो हमारे सिलेबस में नहीं है ना, उस पर अभी रिसर्च चल रहा है, वो हमारे सिलेबस से हटा दिया गया। प्लाज्मा वाज्मा जो भी है वो सब स्टेट हमें नहीं करना, आप छोड़ो उसको। ये पूरी कहानी। अब ध्यान से सुनो, यहाँ कुछ क्वेश्चंस,
देखिए ध्यान सुनिए, आइस के पार्टिकल्स के पास 0 डिग्री सेल्सियस पे ज्यादा एनर्जी होती है। ध्यान सुनना, ज्यादा एनर्जी किसके पास होती है, 0 डिग्री सेल्सियस के आइस के पार्टिकल्स के पास या 0 डिग्री सेल्सियस के पानी के पार्टिकल्स के पास? खुद सोचो, सुन लो ध्यान से। हमने आपको 0 डिग्री सेल्सियस का आइस दे दिया और 0 डिग्री सेल्सियस का हमने पानी दे दिया, किसके पार्टिकल के पास ज्यादा एनर्जी होगी? तो जवाब है टेम्परेचर दोनों का सेम है, लेकिन ज्यादा एनर्जी होगी 0 डिग्री सेल्सियस के पानी के पास। ऐसे लिख लीजिए अपनी कॉपी में, एनर्जी ऑफ, अब ये क्यों होगी मैं आपको बताऊंगा अभी, एनर्जी ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस वाटर इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस आइस। ये क्या बात हो गई? क्योंकि आप देखो ना, खुद दिमाग लगाओ, मान लो यहां पे वाटर के कुछ पार्टिकल्स थे, यहां पे वाटर के कुछ पार्टिकल्स थे, मान लो 1000 पार्टिकल थे, ठीक, जस्ट एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, या 1 लाख पार्टिकल थे, वाटर के 1 लाख मॉलिक्यूल थे, तो यहां पे भी तो वाटर के 1 लाख मॉलिक्यूल हैं 0 डिग्री सेल्सियस पे। यहां पे भी वाटर के उतने ही मॉलिक्यूल हैं, कितने? 1 लाख। ठीक, बस हुआ क्या, स्टेट चेंज हो गया, ये सॉलिड स्टेट में थे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा था, है ना, ऐसा बॉन्डिंग बना के बढ़िया से बैठे हुए थे, और ये थोड़ा सा यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक हो गया। अब बताओ किसके पास ज्यादा एनर्जी? तो भाई एक बात बताओ, जो आपने एनर्जी यहां से सप्लाई करी है, ये इन लोग के पास ही तो गई है। तो आइस के पार्टिकल के पास उतनी एनर्जी नहीं थी, धीरे धीरे आप इसको एनर्जी दे रहे हो, सभी पार्टिकल का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, लिक्विड में आ गया, लो। तो सारा एनर्जी छुप चुका है, छुपा हुआ एनर्जी, हिडन एनर्जी। जितना एनर्जी आपने हीट के फॉर्म में दिया था, सारा एनर्जी इन पार्टिकल्स के पास है। टेम्परेचर नहीं चेंज हो रहा है, तो इन पार्टिकल्स के पास, यानी कि वाटर के जो 1 लाख पार्टिकल हैं, उसके पास एनर्जी, वही पार्टिकल तो यहां पर थे लेकिन सॉलिड स्टेट में थे, और वही पार्टिकल यहां है अब लिक्विड स्टेट में, तो इनके पास ज्यादा एनर्जी, जो एनर्जी यहां से खा चुके हैं, ये खा लिया इन्होंने, जो एनर्जी यहां से खा के छुपा चुके हैं, बचा चुके हैं बचाने का मतलब है, छुपाने का मतलब है कि भाई वही एनर्जी तो इन पार्टिकल्स के पास है। ठीक, तो याद रखिएगा, जब आप यहां से यहां आ रहे हो, ठीक, तो आप जो हीट सप्लाई कर रहे हो वही इन पार्टिकल्स को मिल जाती है, तो इनकी एनर्जी ज्यादा है, और ये हीट क्योंकि समझ में तो आ नहीं रही, छुपी हुई हीट है, दिखाई नहीं पड़ रही, कैसे नहीं समझ में नहीं आ रही है, कैसे समझ में नहीं आ रही? क्योंकि टेम्परेचर नहीं राइज कर रही, यहाँ भी टेम्परेचर जीरो है, यहाँ भी टेम्परेचर जीरो है, टेम्परेचर नहीं राइज हो रहा है, तो ऐसी हीट को बोलते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट मतलब हिडन, छुपा हुआ, ठीक, ऐसी हीट को बोलते हैं क्या? लेटेंट हीट। और कौन सी लेटेंट हीट? ये है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन का क्या मतलब होता है वो मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान सुनो। फ्यूजन का मतलब होता है सॉलिड से लिक्विड जाना। जब सॉलिड से लिक्विड कन्वर्जन होता है तो उसको हम फ्यूजन बोलते हैं। तो ये जो फ्यूजन हो रहा है, ठीक, तो यहां से यहां जाने में जितनी हीट लग रही होगी उसी को हम क्या बोलेंगे? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब ध्यान से सुनो, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की एक टेक्निकल डेफिनेशन बनाई गई है, वो डेफिनेशन क्या है वो अभी मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअल में मैं रुका हूं ना मेल्टिंग मेल्टिंग पॉइंट के डेफिनेशन वगैरह के लिए, रुक जाओ भाई, बस अभी आप नाम देख लो। यहां से यहां जाने में लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और इसी तरीके से यहां पे देखिए जरा, जब आप यहां से यहां जा रहे हो तो ये कहलाएगी आपकी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्या? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्यों? क्योंकि यहां से यहां 100 डिग्री सेल्सियस का पानी था, अब यहां पानी ना के बराबर बचा है, अब ये वेपर बन गए। तो अब सवाल ये है कि ये मान लो ये वेपर जो है इनका भी टेम्परेचर कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस मान लो, मान क्या लो, हो गई, ठीक है। इनका भी वेपर में, भाई वेपर में पानी के तो पार्टिकल हैं, उनका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, ठीक, और इस पानी का टेम्परेचर भी 100 डिग्री सेल्सियस है। किसके पास एनर्जी ज्यादा होगी? किसके पास एनर्जी ज्यादा होगी? वाटर के गैशियस स्टेट में, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस का स्टीम हमने आपको दे दिया, स्टीम 100 डिग्री सेल्सियस का क्या है? ये स्टीम है, ठीक, स्टीम जो भाप निकलती है बॉयल होने के बाद, ठीक। और यहां से देखिए जरा,
100 डिग्री सेल्सियस का वाटर दे दिया लिक्विड स्टेट में, किसके पास एनर्जी ज्यादा होगी? तो जवाब है एनर्जी ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस steam is greater than energy of 100 degree Celsius water. सही है, एनर्जी ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम इज ग्रेटर देन 100 डिग्री सेल्सियस वाटर। क्यों? आप यहां से यहां जाने में जो हीट सप्लाई कर रहे हो कहां जा रही है? वो पार्टिकल का स्टेट चेंज कर रही है, इस बार टेम्परेचर नहीं चेंज कर रही, इसलिए दोनों का टेम्परेचर सेम लगे। भैया इसके पार्टिकल के पास ज्यादा एनर्जी होगी, वो सारी जो एनर्जी आपने यहां से यहां जाने में दी वो इन्हीं पार्टिकल के पास तो है। मान लो जस्ट फिर से वही बात पुरानी वाली, मान लो कि यहां पर कितने पार्टिकल्स थे? पानी के 1 लाख। अब ये लिक्विड स्टेट में, ठीक। अब जब यहां से यहां गए हो तो ये मान लो सारा पानी खत्म हो गया, भाई मान लो, ठीक है, मान लो 1 लाख स्टीम के मतलब वेपर के पार्टिकल, वाटर के गैसेस पार्टिकल है, गैसेस पार्टिकल, पार्टिकल बोलो मॉलिक्यूल, मतलब पहले मॉलिक्यूल पास पास थे तो लिक्विड थे, अब दूर दूर हो गए तो गैसेस स्टेट में कहे जाएंगे, बट मॉलिक्यूल तो वही। तो ये दूर दूर क्यों हो गए? इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम हो गया है। तो भाई ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फ्री में तो कम किया नहीं है, एनर्जी लेके कम किया। तो ये एनर्जी जो दी थी, जो कि देने के बाद ऐसा लग रहा है इसने टेम्परेचर नहीं राइज किया, नहीं राइज किया, भाई थर्मामीटर बता रहा है आपका, इसका भी 100 डिग्री सेल्सियस, इसका भी, तो एनर्जी गई कहां? इन लोगों ने खा लिया, पचा लिया, मॉलिक्यूल्स ने एनर्जी ले ली। लेने का मतलब है एनर्जी लेके भाई अपनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ा ली, और क्या है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई उसकी, तेजी से भाग रहे हैं इधर उधर। ठीक, तो ज्यादा एनर्जी किसके पास होती है? याद रखिएगा, 100 डिग्री सेल्सियस के स्टीम के पास या 100 डिग्री सेल्सियस के वाटर के पास? तो जवाब है 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम के पास। क्यों? क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम के पास लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी होता है, छुपी हुई हीट होती है, जिसको लेके वो लोग अपनी काइनेटिक एनर्जी वगैरह बढ़ा लेते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम कर लेते हैं। तो अगर आपके हाथ पे 100 डिग्री सेल्सियस का पानी गिर जाए, ध्यान से सुनिए, अगर आपके हाथ पर 100 डिग्री सेल्सियस का पानी गिर जाए और अगर आपके हाथ को 100 डिग्री सेल्सियस का स्टीम टच कर ले, कौन ज्यादा जला देगा आपके हाथ को? कौन ज्यादा बर्न करेगा? कौन ज्यादा चोट करेगा आपको? किससे आपका हाथ ज्यादा जल जाएगा? क्या एहसास होता है बताइए? बॉयल होते हुए 100 डिग्री सेल्सियस के पानी में आप हाथ डाल दो, फिंगर एक बार को डालना नहीं है, जस्ट बता रहा हूं, ठीक है, हाथ आपका कम जलेगा, उतना नहीं जलेगा, ठीक है। लेकिन अगर 100 डिग्री सेल्सियस की स्टीम है, भाप निकल रही, भाप में गलती से हाथ लग जाए आपका, तो बस फिर तो गया पूरा, बहुत बुरी तरीके से हाथ जल जाता है भाप से, स्टीम से। क्यों? क्योंकि स्टीम के पार्टिकल के पास ज्यादा एनर्जी भैया, जब मैंने आपको बताया था ज्यादा एनर्जी का मतलब है कि इसके पार्टिकल बहुत तेजी से रैंडम मोशन कर रहे हैं। जैसे स्टीम के पास आप अपना हाथ लेके आओगे, ये पार्टिकल बहुत तेजी से आएगा, आपको ठक से ऐसा मारेगा, है ना। उसके पास ज्यादा एनर्जी का मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है, तो आके बहुत तेजी से हजारों लाखों पार्टिकल आपको एक साथ हिट करते हैं, तो बहुत तेज चोट लगती है। उसी चोट लगने को हम बोलते हैं जल गया, हाथ मेरा जल गया, बर्न हो गया। और जो पानी बॉईल कर रहा था उसमें जब मैंने फिंगर डाली तो पानी की काइनेटिक एनर्जी उतनी ज्यादा नहीं थी, 100 डिग्री सेल्सियस के पानी की काइनेटिक एनर्जी उतनी ज्यादा नहीं थी, क्योंकि उसके पास लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन नहीं था। तो वो धीरे धीरे हिट करते हैं, उतना तेज आपको हिट नहीं करेंगे, तो उंगली आपकी कम जलती है, कम बर्निंग होती है, कम बर्न होता है, कम जलता है हाथ, क्योंकि धीरे से हिट करते हैं, स्टीम में तेजी से हिट करते हैं, ठीक है। तो ये बात है आपकी, मैंने आपको बताई, ठीक है ना। और यहाँ पे भी कुछ कूलिंग वाले इफेक्ट होते हैं, उस पर क्वेश्चन आता है, वहां पे अभी मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ, एनसीईआरटी में कहीं ना कहीं आएगा। पहले मैं आपके बेसिक क्लियर कर रहा हूँ, तो हम डिस्कस करेंगे, आप टेंशन मत लो। ये थोड़ा सा हमने आपको ओवरव्यू दिया। अब आइए देखते हैं बच्चों की एनसीईआरटी आपकी क्या कहती है, ठीक है। चलिए ये देखिए बच्चों, इस पैराग्राफ को पढ़ो। Around increasing temperature of solids, the kinetic energy of the particle increases। देखिए सॉलिड की आप kinetic सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उनकी kinetic energy आपकी पार्टिकल्स की बढ़ेगी, ठीक है। ड्यू टू द इंक्रीज इन द kinetic energy, the particles start vibrating with greater speed. The energy supplied by the heat overcome the force of attraction between the particles. The particle leave their fixed position and start moving freely. A stage is reached when the solid melts and converted into liquid. This minimum temperature at which a solid melts to become a liquid at the atmospheric pressure is called its melting point. अब ध्यान से सुनो भाई, यहाँ पे कुछ बातें आपको ध्यान करनी पड़ेंगी, सुनो। सबसे पहले आप समझो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है ना।
सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा क्या, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। प्रेशर के बारे में आपको पहले भी बता चुका हूं। प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। पढ़ा है मैंने आपको। 1 यूनिट एरिया पे कितना फोर्स लग रहा है, वही क्या है, प्रेशर है। प्रेशर को हम डिटेल में पढ़ाएंगे आपको फिजिक्स में, वो छोड़ो अभी आप। अभी बस आप इतना देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। अब आप बताओ, आप यहाँ पर आप जाओ, किसी फील करने के लिए बता रहा हूँ, किसी खुले मैदान में खड़े हो जाइए जाके, ओपन ग्राउंड में, इससे आपको फील आएगा। ठीक। और आप ऐसे सोचो कि आपके सर के ऊपर एक एयर कॉलम है, एयर के मॉलिक्यूल्स हैं कि नहीं भाई, ये सब एयर के मॉलिक्यूल ही तो है, उसमें मास है कि नहीं बताओ, तो फोर्स लगाएगा। तो एयर कॉलम आपके ऊपर एक फोर्स लगा रहा है, तो आपके ऊपर या किसी सरफेस पे चेक कर लो। ठीक है, ये देखिए, ये इस तरीके से प्लेन है और ये सब एयर के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक, तो ये एयर के मॉलिक्यूल यहां पे फोर्स लगा रहे हैं, तो फोर्स पर यूनिट एरिया, बस ऐसे समझ लो। ये लो 1 यूनिट एरिया में जो फोर्स लग रहा होगा, किसके द्वारा, एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स के। भाई एटमॉस्फेयर के पास भी तो पार्टिकल है ना भैया, गैसेस पार्टिकल है, तो वो भी तो फोर्स लगाते हैं। और फोर्स पर यूनिट एरिया या किसी एरिया पे लगाया गया फोर्स या 1 यूनिट एरिया पे लगाया गया फोर्स क्या कहलाता है, प्रेशर। तो बस एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स जो फोर्स पर यूनिट एरिया लगाते हैं वही उसका प्रेशर है, इसी को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। तो अब हमेशा ऐसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं लगता है, हर डायरेक्शन में लगता है, इधर से लग रहा है, इधर से। भाई हर जगह ना एयर के मॉलिक्यूल है, हर जगह है, देखो पीछे भी है, सब जगह एयर के मॉलिक्यूल है। तो एयर के मॉलिक्यूल जो हमें दबा रहे हैं ना इस तरीके से, हमारी बॉडी पे जो प्रेशर लगा रहे हैं उसी को 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। सिंपल शब्दों में समझिए, ज्यादा टेक्निकल नहीं, सिंपल शब्दों में समझिए कि एटमॉस्फेयर हमारे ऊपर जो प्रेशर लगा रहा है, या एटमॉस्फेयर जो प्रेशर लगा रहा है, बस वही एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्यों लगा रहा है, प्रेशर कब लगता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, अगर कहीं पर फोर्स अवेलेबल हो एरिया के ऊपर तो हम बोलते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर। तो फोर्स लगा रहे हैं क्योंकि पार्टिकल हैं ये सब एयर के, एयर मतलब एटमॉस्फेयर के पार्टिकल हैं, और वो क्या नाम है, फोर्स लगाने के लिए बिल्कुल कैपेबल है क्योंकि इसमें मास है। ठीक है ना, तो फोर्स लगा सकते हैं। अब हम मास और एस्केलेशन में हम ज्यादा नहीं जा रहे हैं, आप बस इतना समझो एटमॉस्फेयर के जो पार्टिकल है वो फोर्स लगा सकते हैं पक्का। और फोर्स पर यूनिट एरिया क्या कहलाता है, प्रेशर। तो क्योंकि ये एटमॉस्फेयर के पार्टिकल लगाएंगे इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या दिक्कत है बताइए। तो समझ गए एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब आप ये समझ लो हमेशा के लिए आज के बाद केमिस्ट्री में या फिजिक्स में, जब भी आप लैब में काम करते हो, ध्यान से सुन लो, जब भी आप लैब में काम करते हो तो आप पे कितना प्रेशर लगता है, 1 एटीएम का। एटमॉस्फेयर हमारे ऊपर जो प्रेशर लगा रहा है उसको ही हमने बोल दिया 1 एटीएम प्रेशर है। कितना है, 1 एटीएम प्रेशर। एटीएम का मतलब एटमॉस्फेरिक। अब इसके बारे में डिटेल में हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक, तो ये चीज है। आप फिजिक्स में या केमिस्ट्री में आप कभी भी किसी भी डेफिनेशन को डिफाइन करेंगे, जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि कितने प्रेशर पे आप बता रहे हो। याद रखिएगा, मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट एक तरीके का टेम्परेचर होता है, क्या होता है भी आपको पढ़ाया जाएगा आपके सिलेबस में, लेकिन प्रेशर कितना है ये भी बताना जरूरी है। तो अभी एनसीईआरटी में क्लास 9 में और हमेशा ही आपको प्रेशर कितना लेना होता है, 1 एटीएम प्रेशर। और 1 एटीएम प्रेशर का मतलब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये कितना प्रेशर होता है, तो जवाब है आप फील कर लो जितना प्रेशर आप फील कर रहे हो। अब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ही हम डेफिनेशन को क्यों देते हैं, क्योंकि जनरली जब हम लैब में काम करते हैं, जब आप लैब में काम कर रहे हो तो भाई दरवाजे दरवाजे सब खुले रहते हैं ना, तो वहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही तो लगता है। तो जो भी लैब में आप प्रैक्टिकल कर रहे हो तो प्रेशर कौन सा अवेलेबल है वहां, किसी मशीन की हेल्प से एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं क्रिएट किया आपने वहां पर, या वैक्यूम नहीं क्रिएट किया। आपने पढ़ा होगा वैक्यूम पंप के बारे में, वैक्यूम पंप क्या करते हैं, प्रेशर को डिक्रीज कर सकते हैं। अगर इस कमरे में जो एयर भरी है, हम वैक्यूम पंप लगा के एयर को सक कर लें, बाहर खींच ले, तो यहाँ का प्रेशर कम हो जाएगा, क्योंकि एयर के मॉलिक्यूल तो पकड़ के खींच लिया आपने बाहर, तो प्रेशर कौन लगाएगा। तो कहने का मतलब है, जब आप लैब में काम करते हैं तो वहां नेचुरली ऑटोमेटिकली वहां पर प्रेशर कितना अवेलेबल रहता है, वहां पर प्रेशर कितना अवेलेबल रहता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर वहां पर अवेलेबल रहता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो आज के बाद याद रखिएगा, कोई भी डेफिनेशन दोगे प्रेशर को मेंशन करना जरूरी है। अब यहां पर आइए जरा डेफिनेशन, देखो
डेफिनेशन पहले आप देखिए जरा, और उस डेफिनेशन से पहले यहाँ पे बोला ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द सॉलिड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेस। ठीक, अगर आप सॉलिड का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, सॉलिड का टेम्परेचर आप इंक्रीज कर रहे हो, भले इंक्रीज ना हो, चाहे इंक्रीज ना हो, जैसे आप आइस का टेम्परेचर इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे थे नीचे से हीट देने की, लेकिन आइस तो 0 डिग्री सेल्सियस की थी, और जब तक 0 डिग्री सेल्सियस का पानी बन नहीं गया तब तक टेम्परेचर 0 ही रहा, टेम्परेचर नहीं चेंज हुआ था, क्योंकि आप टेम्परेचर राइज करने की आप कोशिश कर रहे हो हीट सप्लाई करके, लेकिन वो जो हीट सप्लाई करे वो तो मैटर को, स्टेट ऑफ मैटर को चेंज कर रहा है, कैसे चेंज कर रहा है वो आपको बताया गया यहाँ पे, ध्यान से करो। कह रहा हूं इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द सॉलिड, मतलब सॉलिड की जब आप टेम्परेचर बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेस। अच्छा ये ये वही बात हो गई भाई, थोड़ा सा घुमा के लिखा है ना भैया, सॉलिड के जो पार्टिकल है उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, वो अपनी मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो पहले ऐसे से वाइब्रेट कर रहे थे, अब जब आप और एनर्जी दोगे तो और तेजी से वाइब्रेट करेंगे, और जब और तेजी से वाइब्रेट करेंगे तो उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक हो जाएगा या कम हो जाएगा, और ये अपना स्टेट चेंज कर लेंगे, लिक्विड स्टेट में आ जाएंगे। पढ़ लो, यही चीज लिखी किताब में। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेस, ड्यू टू द इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद द ग्रेटर स्पीड। ठीक है, देख लीजिए। ठीक है, जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ाने के लिए आपने हीट सप्लाई करी थी ना, अब टेम्परेचर बढ़े चाहे ना बढ़े, ठीक है, पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी वहां बढ़ेगी, पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ने का मतलब है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता था, हाफ एम वी स्क्वायर, याद करिए। ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता था, याद करिए, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता था, ये होता था आपका हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने का मतलब है स्पीड आप बढ़ा रहे हो, ठीक, एम तो कांस्टेंट है, मास तो कांस्टेंट है, ठीक, तो इसका मतलब है टेम्परेचर बढ़ाने की कोशिश जब आप कर रहे थे, जो हीट आपने दी वो उससे काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो पार्टिकल्स वाइब्रेट करने लगे ग्रेटर स्पीड से, ऐसा करने से द एनर्जी सप्लाई बाय द हीट ओवरकम्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। तो ये एनर्जी जो आपने सप्लाइड करी हीट के द्वारा, ये क्या करते हैं, ओवरकम करते हैं, मतलब कम करते हैं, किसको कम करते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करते हैं, किसके बीच में, पार्टिकल्स के बीच में, पार्टिकल्स के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था उसको कम कर दिया जाता है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है, तो क्या होता है, द पार्टिकल्स लीव देयर फिक्स पोजीशन एंड स्टार्ट्स मूविंग मोर फ्रीली। ठीक, तो पार्टिकल जिस पोजीशन पे थे, है ना, दूसरे पार्टिकल के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में, उस पार्टिकल फिक्स पोजीशन को छोड़कर अब वो और ज्यादा फ्रीली इधर उधर जा सकते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, तो इस तरीके से सॉलिड अपना स्टेट चेंज करके लिक्विड में आ जाता है। नाउ अब देखिए, कह रहा स्टेज इज रीच्ड, अब यहां पे आपको नोट लगाना अपनी किताब में, ध्यान सुन लो, ये एग्जाम में आएगा। A stage is reached when the solid melts and converted to a liquid। ठीक, एक ऐसी स्टेज आती है जिस स्टेज पे सॉलिड मेल्ट करने लगता है, जैसे आइस अभी मेल्ट कर रही थी, पिघल रही थी, मेल्ट करने का मतलब पिघल रही, मतलब अपना स्टेट चेंज कर रही, क्या हो रहा है देख रहे हो ना, एनर्जी आपने दी, उस एनर्जी से क्या हुआ, पार्टिकल वाइब्रेट करने लगे तेजी से क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। ठीक, अब वो फ्रीली मूव कर सकते हैं अंदर फ्लास्क के अंदर। ठीक, तो एक ऐसी स्टेज आती है जब सॉलिड मेल्ट करने लगता है, आपको दिखाई पड़ेगा हाँ भाई सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा है, जैसे आइस लिक्विड में चेंज होती है, तो स्टेज इज रीच व्हेन द सॉलिड मेल्ट्स एंड इट इज कन्वर्टेड टू लिक्विड। अब ध्यान सुनिए, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान सुनिए, वेरी इंपॉर्टेंट, द मिनिमम टेम्परेचर एट विच a solid melts to become a liquid at the atmospheric pressure is called melting point। सुन लो ध्यान से, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको अंडरलाइन करना है, याद करना है, सुन लो क्या, द मिनिमम टेम्परेचर एट विच, वो मिनिमम टेम्परेचर, वो कम से कम टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे, द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। फिर से सुनो, द मिनिमम टेम्परेचर, अभी इसको मैं आपको बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट, द मिनिमम टेम्परेचर रट लो, वो बात अलग है, मैं अभी आपको समझाऊंगा। द मिनिमम टेम्परेचर, वो कम से कम टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे सॉलिड मेल्ट होने लगता है और लिक्विड में चेंज होता है, उस मिनिमम टेम्परेचर, कितने एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, 1, एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर या एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। प्रेशर बताना बहुत जरूरी है, क्यों, ये चल के अभी आपको बॉइलिंग में मैं आपको समझाऊं। द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, वो मिनिमम टेम्परेचर जिस मिनिमम टेम्परेचर पे एक सॉलिड मेल्ट करता है और लिक्विड बन जाता है, कितने प्रेशर पे, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, उस मिनिमम टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। यानी कि मेल्टिंग पॉइंट क्या बताता है, मेल्टिंग पॉइंट बताता है एक ऐसे टेम्परेचर को जिस टेम्परेचर पर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे या एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे कोई सॉलिड क्या बनने लगता है, लिक्विड बनने लगता है। तो आइस के केस में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं, इसको थोड़ा ऊपर कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां लिखी, ध्यान सुनिए।
आइस के केस में जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कितना है स्टूडेंट्स? आइस के केस में जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है आपका 0 डिग्री सेल्सियस। सुन लो थोड़ा सा और, फिर मैं आपको इसके आगे कल बताऊंगा, ध्यान सुनो। मान लो हमने कुछ पानी लिया और पानी को -4 डिग्री सेल्सियस तक ले गए या -5 डिग्री सेल्सियस तक, अब बताओ, मतलब 0 से भी कम कर दिया, तो रहेगा तो वो सॉलिड फॉर्म में ही। अब इसको हमने गर्म किया, हीट करोगे, तो आप इसको हीट करोगे तो पहले इसका टेम्परेचर राइज होगा। नंबर लाइन पड़ी है ना, -5 यहाँ लेफ्ट में आएगा, -5 कम है, फिर राइज करेगा 1 डिग्री तो -4 पे जाएगा, फिर इसमें +1 करो, 1 डिग्री राइज करो तो -3 पे जाएगा, फिर 1 डिग्री राइज करो तो -2 पे जाएगा, 1 डिग्री राइज करो तो -1 पे आएगा, और 1 डिग्री राइज करोगे तो 0 डिग्री सेल्सियस पे आ जाएगा। यानी कि हम मान लो -5 डिग्री सेल्सियस की आइस ली है, ध्यान से सुन लीजिए, इसको हमने गर्म करना शुरू किया था, ये अभी सॉलिड है, तो भाई जो आप हीट दे रहे हो उससे ये पार्टिकल अभी वाइब्रेट हो रहे हैं, वाइब्रेट हो रहे हैं, वाइब्रेट हो रहे हैं, ऐसे ऐसे वाइब्रेट हो रहे हैं, वाइब्रेट हो रहे हैं, ठीक। आपने और हीट दी, और हीट दी, और हीट दी, टेम्परेचर बढ़ते 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 अभी टेम्परेचर बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते 0 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो अब ये आइस है, अभी स्टेट नहीं चेंज हुआ, अभी टेम्परेचर चेंज हो रहा है। -5 डिग्री सेल्सियस से बढ़ के टेम्परेचर कितना हो गया? 0 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब ये 0 डिग्री सेल्सियस की आइस है। अब हम क्या देखते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर कितना है? प्रेशर कितना है? प्रेशर कितना है? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसको, इस चीज को मैं अच्छे से बना देता हूँ, यहाँ पे देखो जरा क्या बता रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पे देखिए क्या किया मैंने, मैंने आइस ली, आइस को मैंने एक ऐसे रेफ्रिजरेटर में रखा जो बहुत बढ़िया, जिसका कंप्रेसर है, और वो उसको -5 डिग्री सेल्सियस तक ले आता है, मान लीजिए। अब अगर तुम इसको हीट दोगे तो पहले -5 से इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, मतलब जो तुम हीट दे रहे हो, ठीक है, इससे इसका टेम्परेचर राइज करेगा, -5 से -4, -3, -2, -1, फिर 0 तक पहुंचेगा। तो पहले 0 डिग्री सेल्सियस की आइस बनेगी। अब इस टेम्परेचर पे क्या होता है, और बाहर से प्रेशर कितना है? 1 एटीएम, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक, और हीट तुम दे रहे हो, तो ये आइस सॉलिड है अभी। तो इस टेम्परेचर पे 0 डिग्री सेल्सियस पे स्टूडेंट्स ये मेल्ट होता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा, यानी कि अब सॉलिड से कहां आने लगा है वो? लिक्विड में। तो ये वो मिनिमम टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस, कहां पर? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, जिस टेम्परेचर पे सॉलिड किसमें चेंज होने लगा है अब? लिक्विड में। तो ऐसे टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं? ऐसे टेम्परेचर को हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। अब जाके चेक कर लो, -5 से टेम्परेचर पहले कहां गया होगा? -4, फिर -4 से कहां गया होगा? -3, फिर -3 से -2, क्या मेल्टिंग स्टार्ट हुई? नहीं हुई। फिर -1, मेल्टिंग कब स्टार्ट हो रही है, कब दिख रही है मेल्टिंग आपको? 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये वो मिनिमम टेम्परेचर, इससे छोटे टेम्परेचर पे मेल्टिंग नहीं हो रही। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर आपने रखा है तो 0 डिग्री सेल्सियस ही वो मिनिमम टेम्परेचर है, जिस मिनिमम टेम्परेचर पे आपका सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा है। तो इस मिनिमम टेम्परेचर को ही हम क्या बोलेंगे? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द व्हाट? आइस। आइस का मेल्टिंग पॉइंट है। यही चीज आपकी किताब में लिखी, जाके पढ़ लीजिए, ठीक, यही चीज लिखी है, पढ़िए। कह रहा है क्या? द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। सुन लीजिए ध्यान से, अगर आप प्रेशर चेंज कर दोगे तो मेल्टिंग पॉइंट भी चेंज हो जाएगा। ये बात आपको बॉइलिंग में मैं समझाऊंगा, जब बॉइलिंग पॉइंट बताऊंगा। अभी हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। ये जो ब्लू कलर से लिखा है यहाँ से हम कल स्टार्ट करेंगे। जाइए।